हुकूमती दावे, अवाम को रिलीफ देने की तमाम तर बोरिंग बातें एक मरतबा फिर धड़म तख्ता हुई और वही हुआ जो स्क्रिप्ट का तकाजा था। हर मरतबा जो झूठ बोला जाता है वो एक और मरतबा बोला गया। तो पिछले 3 साल में अगर झूठ बोलते चला जा रहा है, अगर एक मरतबा और बोल दिया जाएगा तो क्या मसला हो जाएगा। इसलिए बोल ही दिया है मेरे सरकार ने। पेट्रोलियम के बाद अब बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। और आप याद कीजिए पिछले प्रोग्राम में मैंने क्या ये नहीं सुनाया था आपको नवीद शौकत तरीन साहब की कि हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। क्या ये ऐलान खुद इमरान खान साहब की वज़रा की जानिब से सामने नहीं आया था? जी बिल्कुल आया था। तो अब फी यूनिट 3 रुपए का हलाल इजाफा फरमा दिया गया है, क्योंकि पिछली अदवार में जितने इजाफे थे वो सब हराम हो रहे थे, क्योंकि उस वक्त वज़ीर आज़म ना इमरान खान था, ना ही वज़ीर ख़जाना ये थे, ना ही कोई और वज़ीर जो है वो पिछली हुकूमत में था। आवाम के लिए लेकिन मसीहा की नसीहत वही है कि आपने घबराना नहीं है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। इदारा शुमारियात ने गिरानी की तस्दीक करते हुए बता दिया है कि महंगाई की शरह इस हफ्ते 13.31% तक बढ़ गई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे इस पाकिस्तान में कोई थरथरी मच जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी, वज़ीर आज़म नोटिस ले लेंगे, तो ख्याल आपका बिल्कुल गलत है। किसी अच्छे से दिमागी डॉक्टर से रुजू कीजिए, इसलिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हफ्तावारी छुट्टियों पर नथिया गली गए हैं। हो गया काम। दूसरी जानिब नस्ला का मसला, जैसा मैंने कहा था, अगर आप आरफीन नामा के सब्सक्राइबर हैं तो ठीक है और नहीं है तो सानू की। लेकिन मैंने पहले दिन बता दिया था कि नस्ला का मसला हल करवाना ये हुक्मरानों की ज़रूरत है। बिल्डर माफिया एक से एक पैंतरा चलेगी और बिल्कुल जिस तरह से मैंने प्रिडिक्ट किया था वही सब कुछ होता चला जा रहा है। बिल्डर माफिया की भागदौड़ रंग लाई है। बिलावल साहब के बाद वायसराय सिंध भी फुर्तियां दिखलाते नजर आए हैं। नस्ला टावर को रेगुलराइज कराने का इंदिया दिया है और कवर कितना खूबसूरत है, आड़ कितनी खूबसूरत ली गई है कि हम चाहते हैं कि सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ हो। अब इस पे आप गला फाड़ के हा ही कहेंगे। शहर का सत्यानाश हो चुका, शहर में गाड़ी चलाने के लिए सड़क मुयस्सर नहीं है। वायसराय सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने एक के बाद दूसरा मंसूबा गिनवाते हैं। आज सुबह जब मैं कुछ पढ़ने की अदाकारी फरमा रहा था तो मुझे एक टेलीफोन आया, बताया कि भाई वो आपकी DSNG भी आई हुई है और वायसराय सिंध भी दौरा फरमा रहे हैं। उसके बाद जो मैंने कहा मैं यहाँ नहीं कह सकता, आप समझ लीजिए मैंने क्या कहा होगा। वायसराय सिंध के आने की वजह से जो फुर्तियां हो रही हैं, मैं हैरान हूं कि वायसराय की गाड़ी जब मेरे इलाके में आई होगी, वहां तो घोड़ा चलता है, वहां तो गाड़ी चलती ही नहीं है। पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी गई, लेकिन आप घबरा तो नहीं रहे? पहले तो ये बताइए। नहीं सर, क्यों घबराएं? आप हमारे दोस्त हैं, दोस्तों के साथ बैठने से कोई घबराएंगे क्या? लेकिन बिजली की कीमतें बढ़ने पर भी आपको कोई घबराहट होनी चाहिए थी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, उस पर भी घबराहट होनी? नहीं, वो तो दूसरी बात है। अच्छा, मैं समझा कि आपने कहा कि मैं मेरे सवाल से कोई हट्टर वाली हूँ सर, मैं इतना डरावना थोड़ी हूँ। सर बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं मिडिल क्लास, क्या अपर मिडिल क्लास मुतासर हो रही है, अपर क्लास भी मुतासर होगी, पर सबसे ज़्यादा 60 से 70% जो हमारे गरीब हैं वो ज़्यादा मुतासर होंगे। बिजली, उसके बाद हर चीज़ जो महंगी हो रही है। प्रोग्राम में याद किया, देखें आपने अपनी ओपनिंग में जो सूरत हाल बताई वो नहायत ही अफसोसनाक है, पर जिस तरह हर चीज़ में कोई ना कोई मुस्बत पहलू होता है, मेरे ख्याल से हमें जिस चीज़ का यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए वो ये है कि इमरान खान साहब जो यहाँ पे लोगों को चूरन बेचते थे उसको एक दफ़ा एक्सपोज होना बड़ा ज़रूरी था, ताकि लोगों को पता चल जाता ये कितने कामयाब, कितने कॉम्पिटेंट लोगों का टोला है जो यहाँ पे आके हर हुकूमत के ऊपर उंगलियाँ उठाता रहा था। अब आपने जो चंद बातें की मैं उसकी तरफ इशारा कर दूं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस कमर तोड़ क्या कहते हैं गर्मी के अंदर जो बिजली की सूरत हाल है, आप मुझे बताएं कि कीमत को तो एक साइड पे कर दें, पिछले 3 साल से ये हमें क्या बताते रहे कि जी इस मुल्क के अंदर वाफिर यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत है, जिसको जब वो ताकत में या पावर के अंदर आई उसको 18-18 घंटे लोड शेडिंग का सामना था, तो इन्होंने आके खुद हमें इनके वजीरों ने क्या बताया कि जी यहाँ पे वो इतने पावर प्लांट लगा के
चले गए हैं कि हमें उनकी जरूरत भी नहीं थी। तो आज इनसे कोई पूछने को ये है कि यहां पे बताएं भाई, अगर हमारे पास वाफर पावर प्लांट मौजूद है तो इस गर्मी के अंदर क्यों आप 8-8 घंटे की लोड शेडिंग एक दफा फिर आपने शुरू कर दी है। आपने कीमतों का बिल्कुल ठीक बताया। तकरीबन जो मेरा अपना जाती अंदाजा है, ऐसे ऐसे यहां पे स्लैब्स मौजूद हैं जिनकी कीमतें पिछले 3 साल में दुगनी हो गई हैं, पर इसके बावजूद सर्कुलर डेट जो आपका है वो 2400 अरब को छू रहा है। 3 सालों के अंदर इन्होंने उसको डबल कर दिया। ये इतने काबिल हैं। इसके अलावा जो आपने पेट्रोल की सूरत हाल बताई आरफीन साहब, हमने बजट के अंदर जब बहस की वहां पे बताया कि आप परेशान मत हो, ये 3 रुपए वाला मामला नहीं है। अब इन्होंने जो पीडीएल का बजट के अंदर 610 अरब का टारगेट रखा हुआ है, ये मैं आपके प्रोग्राम के अंदर लोगों को जो आगे महंगाई की सुनामी आने जा रही है उसके लिए पहले उनको मैं वार्न करता जाऊं। ये जो इन्होंने 610 अरब रुपए का टारगेट रखा है, आप देखेंगे अनकरीब पेट्रोल की कीमत के अंदर ये 25 रुपए के करीब पर लीटर इजाफा करेंगे, और उसके बाद जो महंगाई की लहर आएगी वो भी आप देखेंगे और हम भी देखेंगे। और आपने बताया कि जी वजीर आजम साहब को कितना इस चीज के बारे में कंसर्न है कि वो छुट्टी के ऊपर नथिया गली चले गए, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उनकी इस नथिया गली की छुट्टी के ऊपर क्यों परेशान हो रहे हैं। ये तो वजीर आजम वो हैं जब इस मुल्क के अंदर एक डेंगू की वबा फैली हुई थी, उस वक्त भी जाके नथिया गली में बैठ गए थे। और जो यहां पे चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब उस पे काम कर रहे थे, तो उनको किन अलकाबात से याद करते थे। क्या आप भूल गए? क्या आप भूल गए कि जब सारा मुल्क लॉकडाउन के अंदर था, पीआईए का त्यारा क्रैश किया आपके शहर में लैंड करते हुए, उसके बावजूद कि उस ट्रेजेडी में वो कराची जाते, वहां पे लवाकिन के साथ खड़े होके इज़ारे हमदर्दी करते, वो उस वक्त भी कहां पे मौजूद थे आप मुझे बता दें। उसके बाद आपने बताया अगर आप तवक्कुफ फरमाएं, क्योंकि ये हमारा अगला मौजू होगा, मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर भी बात करूंगा। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर ज़हमत की अज़हद माजरत जनाब, मैं शुरुआत आपसे करना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल सर ये मुझे बताइएगा, हुकूमती दावे एक मरतबा फिर जैसा कि मैंने कहा कि बूदे साबित हुए, पेट्रोल के बाद अब बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं मुझसे। मतलब सर इतनी सारी चीज़ें आपने मुझे बता दी, लेकिन आप यकीन कीजिए जिस जगह से, मुमलिकत के जिस हिस्से से उठ के जिस हिस्से में आकर के मैं बैठ करके आपसे सवाल पूछने का तमन्ना ही था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ताल्लुक़ इंसानों की उस नस्ल से है ही नहीं जिसने पढ़ा लिखा होता है। क्योंकि ये जो डिजिट के गोरख धंधे में आप मुझे उलझा रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो पहला आदमी हूँ जो मैं ऑन एयर कह चुका हूँ, बारहा कहता रहता हूँ कि मुझे आदादो शुमार का गोरख धंधा समझ में नहीं आता, मैं इसीलिए उसमें जाता नहीं हूँ। और आपने वही चीज़ को पकड़ करके और मुझे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बर्बादी हो गई। 3 रुपए यूनिट बढ़ाने का मतलब कितने घरों को आपने जो है वो एक वक्त के खाने के ऊपर महदूद कर दिया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पेट्रोल के इजाफे के बाद बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो हमारी कमर पर किसी दुर्रे की तरह से पड़ रहा है। लेकिन आपने जो ये अभी गीत सुनाया है मुझे अब यकीन कीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, माँ सिवाय इसके कि मैं अपने अगले मेहमान की तरफ से दौड़ जाऊं। कहीं कोई और जवाब आपकी तरफ से आ गया तो फिर मैं गड़बड़ा जाऊंगा। थोड़ा सा अगर आप अगला सवाल भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी तरफ आता हूं, सर। इससे पहले कि आप मुझे बिल्कुल ही कंगाल कर दें ज़हनी तौर पर, मैं आता हूं जी। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर सवाल कोई नहीं है, कुछ आता हूं जी। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर सवाल कोई नहीं है, कुछ भी, कोई गीत माला सुनाइए, कोई शेर वेर सुनाइए, बात खत्म। पाकिस्तान अपनी तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। लेट्स एंजॉय, लेट्स सेलिब्रेट। सर मैं कुछ एक बात कहूँ? जी प्लीज। मैं एक साइंटिफिक सोच रखने वाला हूँ। ये दुनिया कहते हैं फिज़िक्स में कि 11 डायमेंशन है, हम अभी तक 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन में फंसे पड़े हैं, 3 डायमेंशन में। तो जब इंसान तरक्की करके 6ठे या 7वें डायमेंशन में आएगा तो वो यहाँ भी बैठा होगा, वो मरीख में भी बैठा होगा, किसी और प्लेनेट में भी बैठा होगा। और ये कहते हैं फिज़िक्स में, कहते हैं साइंटिस्ट कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा, आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो देखें आरफीन साहब, बात इस तरह से है कि आपने जो नकवी साहब का जवाब सुना उससे एक चीज़ तो लोगों को बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि इस हुकूमत का मसला क्या है। देखें, अगर आप डिनाइल के अंदर रहते हैं, अगर आप प्रॉब्लम को मानने को ही तैयार नहीं है, तो आपने उसकी इस्लाह क्या करनी है। तो ये वो बुनियादी नुक्ता है जो मेरे ख्याल से नकवी साहब ने खुद ही आपके सामने एक्सपोज कर दिया। अब दूसरी बात इन्होंने की कि जी पीडीएल जो था हमने 0 पे कर दिया हुआ है और हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा तो बुनियादी सवाल
सवाल ही यह था कि भाई बजट के अंदर जो 610 अरब रुपए रखे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर पीडीएल जीरो है तो वो 610 अरब रुपए तुम किस तरह इकट्ठे करोगे? तो क्या उसकी वजह से ये 25-30 रुपए पेट्रोल को महंगा करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इनके जो शौकत तरीन साहब ने हमें अलिफ लैला की कहानी आके पिछले महीने सुनाई है असेंबली के फ्लोर के अंदर, वो एक झूठों का पलंदा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और हर महीने यहां पे एक मिनी बजट आएगा जो लोगों की, गरीबों की कमर तोड़ देगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जी हमने रिकॉर्ड रिमिटेंसेस लेके आए। देखें, अगर दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ट्रैवल खत्म हो गया है, लोग अपनी दुकानें बंद करके, अपने कारोबार बंद करके सेविंग्स मूव कर रहे हैं वापस पाकिस्तान, उसका ये क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ले लें। कहते हैं रिकॉर्ड फसलें हुई कॉटन की, मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल रिकॉर्ड फसल हुई है, पर रिकॉर्ड कम फसल हुई है। 50-60 लाख गठरी हुई है जो 1 करोड़ से ज्यादा गठरी होती थी, उसकी बात नहीं करेंगे। कहते हैं गन्ने की रिकॉर्ड फसल हुई है। तो मुझे बताएं 110 रुपए किलो चीनी क्यों मिल रही है यहां पे? क्यों आटे की कीमत यहां पे लोगों की, आम आदमी की पहुंच से दूर है? क्यों यहां पे जो इन्होंने जो मुर्गी का गोश्त है आज 500 रुपए किलो है, और उसके बावजूद इस बजट के अंदर इन्होंने जो वहां पे सेल टैक्स फीड के ऊपर लगा दिया? क्यों इन्होंने पूछे कि जो यूटिलिटी स्टोर का बजट जो पिछले साल 8 अरब का था, क्यों इन्होंने 6 अरब का कर दिया? अगर इतनी यहां पे दूध और शहद की नहरें बह रही थी। परवेज मलिक साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे यहाँ सवाल। इमीडिएट ब्रेक, ये ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूद आते हैं इनका नाजरीन के सामने कि कानून का निफाज एक बिल्डर के ऊपर भी हो सकता है, या सिर्फ हम कानून के दायरे में एक गरीब, एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लासी को लेकर के आने की तमन्ना ही है? देखें आरफीन साहब, मुझे आप क्योंकि पिछले जब मैं बात कर रहा था पिछले सेगमेंट में आपको ब्रेक पे जाना पड़ा, तो मुझे ये मालूम नहीं है कि वो बात कंप्लीट हुई कि नहीं। मैं 1 मिनट आपसे लेते हुए, आपने जो मेरे से सवाल किया था वो ये था कि चीज़ें महंगी क्यों हो रही हैं अगर इतने अच्छे हालात हैं। तो उसका जो बुनियादी नुक्ता मैं पेश करना चाह रहा था वो ये है कि क्योंकि ये एक ATM नवाज हुकूमत है जिसके अंदर इनके खर्चे कोई और उठाता है, फिर इनको फ़र्क फैसले करके उनको नवाजना पड़ता है ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकें। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से आज चीनी 110 रुपए किलो है। मुझे बताएं, इनकी जो शुगर कमीशन रिपोर्ट है उसके अंदर क्या ये नहीं लिखा हुआ कि 40% जो मार्केट है वो जहांगीर खान तरीन, हुमायूं अख्तर और खुसरो बख्तियार की है? तो वो किस पार्टी के साथ वाबस्ता है, वो किसकी काबीना के अंदर बैठते हैं? मैं यहां पे बात छोड़ देता हूं। देखें, अब उसके बाद इन्होंने कहा कि जी काबीना के अंदर अगर इससे ज्यादा 3 गुना भी वजीर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा वो हामिद मीर साहब का इंटरव्यू 1 सेकंड के लिए याद कर लें, जिसमें इमरान खान साहब ने हमें बताया था 18 नहीं, 20 नहीं, 17 लोगों की काबीना होगी और उसके जरिए इस मुल्क को चलाया जाएगा। कहते हैं नौकरियों की यहां पे रेल पेल है। अगर मैं इनका जो गोरख धंधा है वो मान भी लूं आरफीन साहब, तो पिछले 3 साल के अंदर जो एवरेज ग्रोथ रेट निकलती है ना वो 2% के करीब है, जिसका मतलब यह है कि हर साल इन्होंने 8 लाख नौकरियां क्रिएट की हैं, जबकि आपका हर साल 20-25 लाख बंदा जॉब मार्केट के अंदर आता है। तो 12-15 लाख जो आपका बंदा जिसको नौकरी नहीं मिली पिछले 3 साल में, क्या वो 45 या 50 लाख बंदा वो यहां पे बेरोजगार हुआ है कि नहीं हुआ? उसके ऊपर ये जवाब नहीं देंगे। गोल गोल अपनी बिल्डिंग कितनी अच्छी हो गई है, अपने कारीगर को क्या ये नवाजने, ये इससे आगे नहीं देख सकते, क्योंकि इनके ना लीडर के अंदर ये सलाहियत है कि वो अपनी नाक से आगे देख सके, ना ये देख सकेंगे। अब आपने बताया कि यहां पे क्या कानून का निफास एक आम आदमी और एक बिल्डर पे एक ही तरह होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मुझे बताएं, आज तक आपने कोई ये होते हुए देखा है? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि यहां पे वो दवाइयां महंगी होने की रिपोर्ट आई, जफर मिर्जा के ऊपर इन्होंने खुद इल्जाम लगाया कि उसने मास्क एक्सपोर्ट कर दिए। वो क्या बाबर बिन अता, जिसके ऊपर पोलियो की रिपोर्ट आई, बाहर से कंप्लेंट हुई कि भाई ये तो हमसे पैसे मांगता रहा। मुझे बताएं किसको इन्होंने करार वाकई सजा दी है, किसको इन्होंने मिसाल बनाया है कि चीजें बेहतर होना शुरू हो रही हैं? ये तो उसके बजाय अपना कभी बनी गाला रेगुलराइज कराते हैं। अब ये जिस टावर की तरफ आप इशारा करें, मैं कह रहा हूं इस तरह के 15 और टावर निकलेंगे जब FIA का ध्यान यहां पे अपने सियासी मुखालफीन की जुबानबंदी से हटा के इस हुकूमत की कारकर्दगी और इस हुकूमत की चोरी जो पिछले 3 साल में हुई है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास अनकरीब सामने आ जाएंगी। ओके सर।